हेलो स्टूडेंट, कल हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रांस एंड जो यूरोपियन कंट्रीज थे उनके बारे में पढ़ रहे थे। नेपोलियन को पढ़ रहे थे, जो नेपोलियन में प्रदेश जीते थे, किस तरह से उसके हारने के बाद और उसकी डेथ के बाद 1815 में वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस ने खो दिए और उसकी जगह एक नया यूरोप जो है वो आया और उसमें वियना कांग्रेस के अनुसार ही राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ। फ्रांस की जो सीमाएं थी वो पर कई राज्य कायम कर दिए गए, मतलब कि भविष्य में इसका विस्तार ना कर सके। और उसकी सीमाओं पर क्या किया गया, उत्तर में जो है इधर नॉर्थ में नीदरलैंड राज्य बना, नॉर्थ में नीदरलैंड, दक्षिण जिसमें बेल्जियम शामिल था, दक्षिण में पिडमंट में जनेवा जोड़ दिया गया, परसा को उसकी परसा इधर पश्चिमी वेस्ट में, और सीमाओं का पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंप दिया गया। ऑस्ट्रिया जो है उत्तरी इटली की का कंट्रोल कर रहा था। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों को जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था, नेपोलियन ने 39 राज्यों को जीतकर एक जर्मन फेडरेशन बनाया था, उसे बरकरार रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का वह हिस्सा दिया गया, जबकि परसा को सक्सेनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। इस सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली थी जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था, क्योंकि यहाँ बहुत सारे राजा राज करते थे, यहाँ किसी और वंश, यहाँ किसी और वंश। और जो नेपोलियन था उसका ये मानना था कि इन सभी राजाओं को हटा करके एक संघ स्थापित किया जाए जिसमें एक ही यूनियन पावर हो। लेकिन अब जैसे ही नेपोलियन की हार हुई, मैंने बताया कि कंजर्वेटिव जो है शक्तियां वो अस्तित्व में आई, दोबारा से उनकी व्यवस्था कायम हो गई। तो उन राजतंत्र जो पहले अपना राज्य खो चुके थे, दोबारा से नेपोलियन के जाने के बाद उन्हें उन्हीं राज्यों में दोबारा से कायम किया गया। यद्यपि जो नेपोलियन था वो बहुत मतलब प्रगति की बातें करता था और बहुत सारे अधिकार लोगों को उन्होंने दिए और बहुत सारी नई नई व्यवस्थाएं स्थापित की जो पुराने राजतंत्रों की देन के विरुद्ध थी। फिर भी जो 1857 में स्थापित जो रूढ़िवादी शासन थे वो अब इनकी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उनका ये था कि अब जो शुरू की थी इसने नेपोलियन ने चीजें, वो हम क्या करेंगे, इनको खत्म कर देंगे। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी, क्योंकि निरंकुश तानाशाह को खत्म करके तो नई व्यवस्थाएं स्थापित हुई थी। अब दोबारा से जब नेपोलियन का पतन हो गया तो दोबारा से निरंकुश तानाशाह शक्तियां स्थापित हो गई। वे आलोचना और असहमति को बर्दाश्त नहीं करती थी। जो चीजें नेपोलियन के समय या जो यूरोप में नई चीजें का प्रवेश हुआ था समाज में, कि जो शासन का भी आलोचना कर सकती है, क्रिटिसिज्म कर सकती है, या उस रीजन के आधार पर उसके नियमों का उल्लंघन कर सकती है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे अब। लेकिन जो निरंकुश तानाशाही सरकारें थी उसके विरुद्ध जो है जनता के विरुद्ध हो गई। ज़्यादातर सरकार जो थी उन्होंने सेंसरशिप के नियम बनाए। सेंसरशिप का मतलब होता है किसी अखबार या टीवी चैनल या उन पे प्रतिबंध लगा देना, मतलब एक तरह से मीडिया की आज़ादी को प्रतिबंध करना। ऐसे नियम बनाए जिससे अखबार, किताबें, नाटकों और गीतों, क्योंकि अखबार, किताब, नाटक, गीत जो है ज़्यादातर जो प्रगतिशील हो रही थी और प्रगतिशील विचार थे, प्रोग्रेसिव थॉट्स थे, वो सामने ला रहे थे। तो इस वजह से उन्होंने ये समझा, निरंकुश तानाशाह शासकों ने, कि अगर ये लोग जो है प्रोग्रेसिव विचार इसी तरह से जनता में प्रसार करते रहे तो शायद उनको जो प्राप्त हुई है दोबारा से सत्ता, वो प्राप्त नहीं, वो ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह पाएंगे। और जैसे फ्रांस के लेखक रूसो है, वॉल्टेयर है, वो तो बहुत ज़्यादा निरंकुश तानाशाह लोगों के जो राजा थे उनके विरुद्ध लिखते थे। इसलिए उन्होंने नियंत्रण लगाने शुरू कर दिए। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। लेकिन लोग उस चीज़ को भी भूले नहीं थे कि कभी
हमारे देश में भी ऐसा घटना घटी थी जिसमें स्वतंत्रता और फ्रीडम की बात की थी। दोबारा से हम पर ये रूढ़िवादी जो शासक हैं वो दोबारा से आ गए। देखो, ये ट्रांजिशन पीरियड का ही एक विशेषता होती है कि नई चीज़ें आती हैं लेकिन कुछ समाज में एक हिस्सा उन लोगों का रह जाता है जो कंजर्वेटिव होते हैं, जो बदलना नहीं चाहते। खासकर उनमें वो लोग होते हैं जिनको इस कंजर्वेटिव होने से फ़ायदा होता है। दोबारा से उस जो नई सेटअप है उसको उखाड़ फेंकने की लोगों में जो रूढ़िवादी है वो कोशिश की जाती है। लेकिन जो विचार आ चुके होते हैं सोसाइटी में, नए नए विचार, उनको वो रोक नहीं पाते। और लोग भूलते नहीं हैं कि हम कभी इक्वालिटी और फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे। तो इस वजह से दोबारा से लोग ये प्रयास कर रहे थे कि इन जो रूढ़िवादी शासन है इनको हटाकर लगातार दोबारा से वही उदारवादी राष्ट्रवाद स्थापित किया जाए। प्रेस को आज़ादी मिले, अधिकार मिले लोगों को, और ऐसी गवर्नमेंट बने जो उनके हितों के लिए काम करे। अब 1920 में एक चित्र बनाया गया है। ये एक व्यंग्य चित्र उसे कहते हैं जिसमें किसी पर आलोचना की गई है। ये आप देख लेना। इसमें पढ़े लिखे मतलब कंजर्वेटिव का शासन था, चलो समझाई देते हैं। कंजर्वेटिव का शासन था तो उनको बुलाया तो जाता था यहाँ टेबल पे बैठ के विचार करने के लिए, लेकिन उनके मुंह बंधे हुए जैसे। और इसका मतलब ये है कि आप आओ लोगों का प्रतिनिधित्व बन के, लेकिन बोलोगे कुछ नहीं, चलेगी हमारी ही। ठीक है। फिर है जो बदलाव आए, क्रांति होने लगी, उसके बारे में 1815 के बाद वर्षों में दमन के भय से अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत होना पड़ा। जो लोग जिन प्रोग्रेसिव विचारों के लिए लड़ रहे थे, स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, इक्वालिटी और फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, ऐसी सरकारों के लिए लड़ रहे थे जो लोगों का प्रतिनिधित्व करती हो, उन्हें अब कंजर्वेटिव शासन में भूमिगत होना पड़ा, मतलब छुपना पड़ा अपनी जान बचा के, क्योंकि उनको पता था कि हवा उनके विपरीत बह रही है। तो बहुत सारे यूरोपियन राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाने लगा। मतलब मेरे ख्याल से हम ये कह सकते हैं, जिस तरह से हम ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ रहे थे, हथियार इकट्ठे कर रहे थे या आंदोलन कर रहे थे, यूरोपियन जो देश थे वो 18वीं-19वीं शताब्दी में वो अपने किंग्स के विरुद्ध और जो पुरानी व्यवस्थाएं थी कंजर्वेटिव, उनके विरुद्ध लड़ रहे थे। तो क्रांतिकारी अब है ना, संवैधानिक तरीके से तो बात अलग थी कि नहीं हो पा रहा था। अब उन्होंने क्या कर लिया, क्रांतिकारी जो है कदम उठाने शुरू कर दिए, गुप्त संगठन बनाए गए। जैसे हमारे यहाँ भी जो भगत सिंह है, राजगुरु सुखदेव, उन्होंने भी क्रांतिकारी कदम उठाए थे। समय क्रांतिकारी होने का मतलब था उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित हुई थी। इन क्रांतिकारियों का और कोई मकसद नहीं था, सिर्फ ये था कि जो वियना कांग्रेस के बाद जो पुराने राज बहाल हो गए उनको दोबारा से हटाना है, साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना है। और नई हमें जो स्वतंत्रता मिली थी और जब अब राजतंत्रों की व्यवस्था के कारण प्रतिबद्ध वो अवरुद्ध हो गई है, उसको हमें दोबारा से स्थापित करनी है। क्रांतिकारियों के लिए ज़रूरी था, ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना की आज़ादी के लिए संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा थे। ऐसा ही वह व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जूसेपी मैत्सनी। ठीक है, ये लौह पुरुष था इटली का। इटली को इन्होंने संगठित किया और जितने भी पुराने राजा थे उनको हटाकर इटली को एक राष्ट्र राज्य के रूप में इसका निर्माण किया गया। उसका जन्म हुआ था 1807 में जेनोवा में। भाई ये डेट ये सारी याद कर लेना। और वह कार्बानारी के गुप्त संगठन का सदस्य था। आप उसके गुप्त संगठन का भी नाम याद रखना। 24 साल की अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया था। तत्पश्चात मतलब देश निकाला दे दिया गया था उसे। उसने 2 साल भूमिगत संगठनों की स्थापना की। भूमिगत का मतलब जो सरकार की नज़र में ना आए, सरकार की नज़र में आते ही तो उनको ख़त्म कर दिया जाता है ना। तो इस वजह से तत्पश्चात उसने क्या किया, स्थापना की। पहला था मरसई में यंग इटली, और दूसरा था बर्न में यंग यूरोप।
ये संगठन थे गुप्त संगठन, एक तरह के क्रांतिकारी संगठन थे जो योजना बना रहे थे कि किस तरह से जो रूढ़िवादी शासक हैं उनको कैसे हटाया जाए। एक यंग इटली और दूसरा था यंग यूरोप। जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। ऐसे युवा जो क्रांति में विश्वास रखते थे। मैसनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र राज्य और प्रदेशों की जो है ईश्वर के मर्जी के अनुसार ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई बनेगी राष्ट्र। और इटली छोटे छोटे और राष्ट्रों और प्रदेशों के पैबंद की तरह नहीं है। पैबंद होती है जैसे एक फटे हुए को टाकी लगा दी जाती है ना, उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना है। मतलब इसको एकजुट करके हमने एक रिपब्लिक का रूप देना है। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार है। और उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में भी गुप्त संगठन बनाए। देखो, यूरोप का ज्योग्राफिकल कॉम्पैक्टनेस ऐसा है कि इन देशों के बीच में इस तरह से आवागमन है कि कोई बाधा नहीं है। एक ऐसा लगता है कि ये एक ही देश के हिस्से हैं, मतलब बैरियर्स नहीं है। जैसे हमारे यहाँ अगर आपको चीन जाना है तो हिमालय पर्वत बीच में आ जाता है, वहाँ ऐसा नहीं है। ऐसे जैसे भारत में ही आप घूम रहे हो, इस तरह से जो यूरोपियन देश हैं वो ऐसे हैं। तो एक देश का प्रभाव दूसरे देशों पर अवश्य पड़ता था। 1789 की क्रांति के बाद जैसे ही फ्रांस के सैनिक कहीं कहीं गए दूसरे देशों में, तो लगा सारे यूरोप की मुक्ति के दाता आ गए हैं। लेकिन साथ में ही जैसे ही कंजर्वेटिव शासन स्थापित हुआ, नेपोलियन की हार के बाद सारे यूरोप में कंजर्वेटिव शासन स्थापित हो गए। और इस तरह से जैसे ही गुप्त संगठन स्थापित हुए और दोबारा से राष्ट्र राज्यों के प्रयास शुरू हुए, तो सारे यूरोप में ये फैल गई बातें। आज भी ये यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं 28 देश। और अगर आप जाओगे यूरोप घूमने के लिए तो वीज़ा एक देश से दूसरे देश में जाने का वीज़ा नहीं लगता। और कई देशों की तो करेंसी एक है, यूरो जिसे बोलते हैं। 12 देशों की तो करेंसी भी एक है। इनका देखी देखी स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड में भी इस तरह के संगठन बनने लगे। और मैजनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के उसने अपने स्वप्न में मैसनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। मैटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। ये कोटेशन वगैरह याद कर लेना। ये मैजनी का चित्र दिया हुआ भाई 1833 में यंग यूरोप की स्थापना करते हुए। उसके बाद है जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति में से जोड़कर देखा जाने लगा। मतलब जो यूरोप हैं उन्होंने ये सोचा कि अगर ये मजबूत होंगे तो हमें भी उदारवाद और राष्ट्रवाद के लिए कोशिश करनी चाहिए। देखो, उस टाइम एक बड़ा उदाहरण इनके सामने था इंग्लैंड में मॉडर्नाइजेशन आ चुका था। पार्लियामेंट को सारे अधिकार मिल गए थे और आपका जो राजा था वो बहुत एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बन चुका था। तो इंग्लैंड से बड़ी प्रेरणा मिल रही थी कि इस तरह से कोई राज्य का गठन हो सकता है। इटली और जर्मनी के राज्य, ओटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड के ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया जो मिडल शिक्षित वर्ग थे। मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ था और इसकी वजह से मिडल वर्ग बहुत शक्तिशाली हो गया था। और यूरोप में जितने भी बदलाव आ रहे थे, जितने भी क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे थे, वो मध्य वर्ग की ही देन थे। इसके अगुवा जो हैं वो मध्यम वर्ग ही था, क्योंकि उन्हीं को सबसे ज़्यादा आज़ादी की ज़रूरत थी। व्यापारियों को व्यापार के लिए, प्रोफेसर्स या टीचर्स को अपने स्वतंत्र विचार के लिए, मीडिया को स्वतंत्र विचार के लिए, इस तरह से। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1930 में हुआ। ब्रोबो राजा था। ब्रोबो वही है जिसको हटाया गया था नेपोलियन के द्वारा, जिन्हें 1815 के बाद फिर रूढ़िवादी प्रक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया।
ठीक है। जैसे ही नेपोलियन हारा, वियना कांग्रेस हुई, रूढ़िवादी राजा दोबारा से राजगद्दी पे बैठे, तो ब्रूबो वंश के राजा जो हैं फ्रांस की गद्दी पर बैठे। उन्हें अब उदारवादी क्रांतियों ने उखाड़ फेंका। अब उदारवादी क्रांति जो दोबारा से क्रांति हुई 1830 में, फ्रांस में बड़ी उथल पुथल मची हुई थी, दोबारा से उनको हटा दिया गया। उसकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की। संवैधानिक राजतंत्र का, राजतंत्र तो फिर भी है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल है। पता है इसका मीनिंग क्या होता है? कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार शक्तियों का प्रयोग कीजिए आप, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देंगे। आप निरंकुश तानाशाह की तरह शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता कि मन मर्जी के मालिक हो आप, कुछ भी शक्तियों का प्रयोग अपने अनुसार करें। नो, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो, और कॉन्स्टिट्यूशन हेड को ज़्यादा सी पावर नहीं मिलती, जैसे ब्रिटेन में रानी है जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। मैटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की थी, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी सारे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मैंने आपको ऊपर उदाहरण दिया ना, जब यूरोप में एक जगह कोई बात होती है तो उसका जो है असर सारे यूरोप में फैल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इतना फैलाव है राजतंत्र और राष्ट्रवाद का और लिबरलिज्म का फ्रांस में, तो कि सारे यूरोप में ऐसी बात हो जाती है, सारे यूरोप में क्रांति की भावनाएं फैल जाती हैं। ये शब्द किसके थे? मैटरनिक के, ये याद रखना। जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में भी विद्रोह बढ़ गया, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। देखो, मैंने शुरू में ही आपको बताया था जब हमने चैप्टर शुरू किया, तो राष्ट्रीय भावना जो नेशन की भावना होती है, एक दिल से जुड़ी हुई भावना होती है, इसे आप छू नहीं सकते। ये एक फीलिंग होती है कि हम किसी चीज़ से बंधा हुआ महसूस करते हैं, कोई अंदर का बॉन्ड हमें किसी चीज़ से बांधता है कि ये मेरा देश है, ये मेरे देश के लोग हैं, हम वीरों की संतान हैं, या हम जर्मन हैं, हम आर्यन हैं, इस तरह से। तो उस जो 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी का काल था, वो इसी तरह के राष्ट्रवाद का था कि जो लोग हैं वो संस्कृतियों के आधार पर, नस्ल के आधार पर अपने आप को, या जो राष्ट्रवादी इतिहास था, वीर थे, गाथाएं थी उनकी, जैसे हमारे देश में वीर शिवाजी, राम और अर्जुन जैसे, और कृष्ण का उदाहरण दिया जाता था, शिवाजी का उदाहरण दिया जाता था, महाराणा प्रताप का उदाहरण दिया जाता था। तो ये कैसी व्यक्ति की साइकोलॉजी को इफेक्ट करती थी ये विचारधारा, और जो है एक देश, अपने देश को एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक कोई देवी या देवता माना जाता था, जिस पर जान निछावर करना ही सबसे बड़ी बात थी। ये रोमानी कल्पना होती है, रोमांस, जिसे जो सुखद कल्पना हो। रोमांस का मतलब होता है सुखद कल्पना। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। राष्ट्र के विचारों के निर्माण में संस्कृति ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संस्कृति का मतलब होता है किसी भी देश का रहन सहन, खाना पीना, गीत संगीत, हिस्ट्री, नेता, देश, जो शूरवीर की गाथाएं, किस्से, वो होती है आपकी संस्कृति। और यही चीज़ें हमें एक में बांध देती हैं। किस्सों, कहानियों और संगीत ने राष्ट्रवाद की भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। आइए हम रोमानीवाद को देखें, जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। आमतौर पर रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की, और उनकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। मतलब ज्ञान विज्ञान को वो ठीक नहीं मानते थे, बल्कि जो रहस्यवादी भावनाएं थी उस पर जोर देते थे। उनका प्रयास था कि एक साझी सामूहिक विरासत की अनुभूति, एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जा सकता है। जैसे हमारे यहाँ तिलक ने गणेश उत्सव और मराठा शिवाजी उत्सव मनाना शुरू कर दिया था। इसी आधार पर लोग एकजुट होकर आते हैं, किसी युद्ध से एकजुट नहीं होते। ये एक चित्र है भाई यूजीन देला क्रोवा का।
इसमें चित्र में क्या है, इससे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं लाइन टू लाइन बिल्कुल आपको करवा रही हूँ। फ्रांसीसी चित्रकार था देलाक्रोआ, पूछा जा सकता है कि वो कहाँ का था। रोमानी चित्रकार था, एक विशाल चित्र बनाया था उसने, मीटर में है उसका पैरामीटर। एक घटना को चित्रित करता है जिसमें कियोस द्वीप पर कहा जाता है कि तुर्कों ने 20,000 यूनानियों को मार डाला। मतलब तुर्कों को वो गलत साबित करना चाहते थे, तुर्कों से नफरत का जो है वो डालना चाहते थे लोगों के अंदर, चित्र बना के। देलाक्रोआ ने घटना नाटकीय बनाकर महिलाओं और बच्चों की पीड़ा को केंद्र बिंदु बनाते हुए चटक रंगों का प्रयोग किया है और उसकी भावनाओं को जगाया है, ताकि देखो वही है, यूनानियों से सहानुभूति जागृत हो सके कि तुर्कों ने हमेशा से यूनानियों पर अत्याचार किया है, इसलिए आप इसको इनके विरुद्ध खड़े हो जाओ। जर्मन दार्शनिक था एक योहान गॉटफ्रीड। जैसे रोमानी चिंतकों का दावा है कि सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में निहित है। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीत, जन काव्य और लोक नृत्यों से प्रकट होती है। जैसे हमारे देश में भी बहुत सारे गीतों की रचना हुई, जन गण मन अधिकाय 1911 में लिखा गया, और जैसे एक भगत सिंह भी गाया करते थे, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो इस तरह के गीत बहुत फेमस हुए थे हमारे देश में भी, और बड़े घटनाएं और किस्से लिखे जाते थे, और ताकि लोगों में वे भावनाएं पैदा की जा सके जो उनमें राष्ट्रवाद की भावना को जगा सके। राष्ट्र के निर्माण की प्रयोजना के लिए आवश्यक था इस तरह की भावनाओं को व्यक्त करना। स्थानीय बोलियों पर बल दिया गया। स्थानीय बोलियों पर बल क्यों दिया गया? क्योंकि स्थानीय लोग अपनी भाषाओं को समझते थे, उनका साहित्य अगर उनके पास पहुंचाया जाए तो वो अपनी जो प्राचीन संस्कृति है उस पर गर्व कर सकते थे। जैसे रामायण महाभारत देखकर हमें ये गर्व हो सकता है कि हमारे पास इतनी नॉलेज थी, इतना ज्ञान था, और इतनी सादगी से हमारी परंपरा सीधा सादी परंपरा थी, हमारी उच्च विचार थे, हमारे बड़े छोटे का बहुत मान होता था, गुरु की पूजा होती थी, राजा इतना मर्यादा पुरुषोत्तम होता था। तो इनसे जो है, इन किस्से कहानियों से लोग सीखते हैं। और क्योंकि उस टाइम किसी भी संसार के किसी कोने में ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, निरक्षर ही थे, तो स्थानीय बोली भाषा में वो ज़्यादा समझ पाते थे बजाय कि इंग्लिश या लैटिन भाषा के। यह खास तौर पर पोलैंड पर लागू हुआ, जिसका 18वीं शताब्दी के अंत में रूस, पर्सा और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी महाशक्तियों ने विभाजन कर दिया था। बड़ी फेमस थी ये कि किस तरह से पोलैंड का विभाजन हुआ था, और पोलैंड का एक बार फिर विभाजन होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। ऑस्ट्रेलिया जैसी महान शक्तियों ने विभाजन कर दिया। यद्यपि पोलैंड ने अब स्वतंत्र भू क्षेत्र नहीं थे, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी थी। मसलन कैरोल कुरप्सी ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपना ओपेरा और संगीत में गुणगान किया। आपको पता है ओपेरा क्या होता है? ब्रिटेन में एक लेडी गाती है ऊंचे ऊंचे स्वर में, कोई स्वर नहीं होता, ऐसे लगता है कि लय गा रही है, वो ओपेरा होता है, गाने की कला होती है। और पोलेनेस और मजरूका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीक बना दिया। ये लोक नृत्य हैं भाई, जैसे हमारे यहाँ भरतनाट्यम और दूसरे नृत्य हैं, वहाँ पोलेनस और मजरूका हुआ करते थे। भाषा ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखो, इसको आप अपने देश से कनेक्ट करते चलो। हमारे देश में जैसे ही हिंदी भाषा का प्रचार हुआ, अचानक राष्ट्रवाद की भावना हमारे यहाँ तीव्र गति से फैल गई। तो इस तरह भाषा भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे राष्ट्रीय भाषा ने राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को जबरन ला दिया गया। 1821 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ और रूस को कुचल दिया गया, और रूसी भाषा जो ला दी गई थी उसकी जगह फिर दोबारा से भाषा आ गई थी। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।